तो जैसा योगेश जैन ना 68 ईयर्स आपकी एज है। सो बेसिकली हमारा मैं एक बार एक क्रोनोलॉजी डिस्कस करता हूँ आपसे क्या हमारे केस में रहा। तो सबसे पहली चीज है कि हमारा एक पीएसए हाई पीएसए आया था और बायोप्सी करी थी। बायोप्सी में हमने देखा कि एक कैंसर है प्रोस्टेट का जिसका कि ग्लीसन स्कोर 4+5 आउट ऑफ 10 है। तो एक तो पीएसए आपका 200 था, तो हम ये मान के चलते हैं कि 200 वाज द राइट वैल्यू। एक पेशेंट आएंगे जिनके पास में अगर मान लीजिए उनका पीएसए 20 होगा या 30 होगा या 10 होगा, इस रेंज में अगर किसी का पीएसए है एज कंपेरिजन वीज़ावे अगर एक पेशेंट है जिनका 200 पीएसए है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो खटकेगी वो ये होगी कि इन पेशेंट की बीमारी कहीं और शरीर में फैली भी तो नहीं है। सो हाई पीएसए डायरेक्टली हमें प्रपोज कर रहा है कि बीमारी कहीं फैली भी तो नहीं है, कहीं और किसी लिम्फ नोड के अंदर जाके बैठी हुई है या जाके बोन के अंदर में उसकी सेकेंडरीज जाके बैठी हुई है, यानी कि एक फैली हुई बीमारी की तरफ इंडिकेशन देती है हमें। जैसे ही हम एक आपका पीएसए देखते हैं जो कि हम मान के चलते हैं, चलिए जनवरी के मंथ में 200 जी। अब जब आपकी बायोप्सी की गई तब हमने बायोप्सी में देखा कि आपका ग्लीसन्स का जो स्कोर है वो 4+5 है आउट ऑफ 10। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम 3+3 जिसको कि हम लो रिस्क मान के चलते हैं, उसके बाद में 3+4, 4+3, उसके बाद में 4+4, 4+5, 5+4 और 5+5, ऐसे करके इसका ऑर्डर रहता है, जिसमें से कि जो सबसे अग्रेसिव डिजीजेस होती हैं वो 4+3, जिसमें कि 4 का मतलब है कि ये बेसिकली जब हम बायोप्सी निकालते हैं तो जो कोर्स के अंदर आपकी कितनी एग्रेसिवनेस है, वो उसको बायोप्सी में कितनी एग्रेसिवनेस है कैंसर की वो चीज बताती है। और 4+3 थोड़ा सा एग्रेसिव की तरफ हो जाता है बजाय कंपैरिजन के 3+4, यानी कि अगर 3 वाला पैटर्न ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इट इज अ इंटरमीडिएट रिस्क डिजीज, बट एज कंपेयर टू अ 4+3 वेयर इट बिकम्स लाइक अ स्लाइटली टुवर्ड्स द मोर एग्रेसिव डिजीज। और अगर 4+3 की अगर हम बात करते हैं, सो 4+3 से और ज्यादा एग्रेसिव में आता है 4+4, उसके बाद में आता है 4+5 पहले आता है, उसके बाद 5+4, यानी कि प्राइमरी पैटर्न इसमें 5 है जो सबसे एग्रेसिव डिजीज है और सेकेंडरी पैटर्न 4 है, और एक आता है 5+5 है ना। तो ये स्पेशली ये वाले जो पैटर्न है ये बहुत एग्रेसिव डिजीज की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। अब जब हम एग्रेसिव डिजीज की बात करते हैं तो एग्रेसिव डिजीज का मतलब ये होता है कि डिजीज की फैलने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, पहली चीज फैलने की टेंडेंसी। और दूसरी चीज ये है कि ये अगर लोकली भी ये चीज, जैसे हम मान लीजिए जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं नॉन सर्जिकल, यानी कि अगर हम ग्लैंड नहीं निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन, तो पहली बात तो ये फैलने की टेंडेंसी ज्यादा है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि ये जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट फेलियर बहुत जल्दी होने का डर है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव हाई रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर। अगर हम ऑपरेशन करे बिना हम इसको मतलब नहीं निकाले बिना हम इसका वो करते हैं, क्योंकि ग्लैंड पड़ा हुआ है, तो ये ऑपरेशन अगर आप नॉर्मल अपनी जगह पे है तो ट्रीटमेंट फेलियर, यानी कि जो कि हम हार्मोन ट्रीटमेंट या रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट अगर हम इसमें देते हैं तो उसको फेलियर होने के चांस जो ज्यादा एग्रेसिव डिजीज होती है उसमें ज्यादा होता है। इसी रीजन से और जो पहले जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टडीज कंडक्ट करी गई हैं कैंसर प्रोस्टेट के ऊपर, वो ज्यादातर हमें ये दिखाती है कि एग्रेसिव डिजीज में सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन, उसके बाद में रेडियोथेरेपी और उसके बाद में हार्मोन थेरेपी। सो 2-3 तरीके की ट्रीटमेंट है हमारे पास, जिसमें से कि एक ट्रीटमेंट है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जिसमें कि हम सर्जिकली पूरा का पूरा आपका प्रोस्टेट निकाल लेते हैं। और उसके बाद अगर
अगर कोई पेशेंट को कोई ऑप्ट इन करता है कि नहीं मुझे तो रेडियोथेरेपी कराना है, मुझे सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना है, तो एक ऑप्शन रेडियोथेरेपी भी है। खाली हार्मोन भी इसमें एक ट्रीटमेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम बेस्ट की बात पहले करते हैं तो बेस्ट ट्रीटमेंट रेडिकल रेडियो प्रोस्टेटेक्टमी यानी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। सो अब हम वापस आपकी इस पे आते हैं। तो हमने क्या किया, आपका एक स्कैन कराया था जनवरी में, जिस विद PSA ऑफ 200 इन माइंड। अब जब हमने वो स्कैन कराया तो हम स्कैन में ये मान के चल रहे थे कि कहीं डिजीज फैली भी ना आ जाए। सो जिस सेंटर से हमने स्कैन कराया था, उन्होंने हमें रिपोर्ट वापस भेजी कि आपकी जो बीमारी है वो खाली प्रोस्टेट के अंदर है, यानी कि localized disease. It is not gone in any lymph node or any other part of the body, ना बोन में ना कहीं और। सो उनके हिसाब से जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाया उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि बीमारी सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही है, यानी कि इट इज इन स्पाइट ऑफ 200 PSA बीमारी जो हार्मोन लगाने से पहले हमने आपको ये कराया था, और उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि आपकी बीमारी ऑर्गन कन्फाइंड है। आपको इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद जो आपका PSA का नॉर्मली हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो PSA का डिक्लाइन का हम ट्रेंड देखते हैं जी, जो कि नॉर्मली अगर मैं किसी को इंजेक्शन लगाता हूं तो आई होप कि उसका लेवल 1 से नीचे चला जाए, सब 1 लेवल आ जाते हैं, यानी 0.0, 0.05, 0.04, 0.03 ऐसे लेवल में आ जाते हैं, या एटलीस्ट और नीचे 1 से नीचे आता है। आपका 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने के बाद भी आपका जो अभी इस समय PSA है वो 1.63 आया है। PSA डिक्लाइन बहुत अच्छा नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है कि मुझे डिजीज एग्रेसिवनेस है। इन स्पाइट ऑफ गिविंग यू हार्मोन इन द फर्स्ट गो, आपको रिजल्ट ऑप्टिमम परफेक्ट नहीं आया है। सो दिस अगेन इज टेलिंग मी कि अगर मैं इस ग्लैंड को रखता हूं और इस ग्लैंड को मैं निकालता हूं, प्रोस्टेट की ग्लैंड को अगर हम सर्जिकली रिमूव करते हैं तो हमारे क्या फायदे हैं और क्या उसके नुकसान है। पहली चीज, हम सबसे पहले क्या कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बारे में हम लोग इसके फायदे और नुकसान समझ लेते हैं। ये समझ लीजिए कि एक बीमारी आपके बॉडी के अंदर जिसको अब हमने हार्मोन दिया, इट इज इवन नाउ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द बेस्ट। क्या हम इस बीमारी को शरीर में रखना चाहेंगे या फिर हम एक चांस लेना चाहेंगे कि हम उस बीमारी को निकाल दें, हो सकता है वो जड़ से निकल जाए। तो क्या इसका ऑपरेशन करना सबसे अच्छा इलाज है? तो अगर हम ऑपरेशन करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने ग्लैंड निकाल लिया। अगर बेस्ट केस सिनेरियो मान लीजिए डिजीज कन्फाइंड थी सिर्फ उसी जगह के अंदर, तो हमने बीमारी निकाल दी विद द साइड इफेक्ट्स। जिसमें प्रोस्टेट कैंसर की जब भी सर्जरी की जाती है तो उस सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं यूरिनरी लीकेज, ठीक है, नॉर्मली ट्रांजिएंट होती है, यानी थोड़े टाइम रहती है, देन धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होती है। वी ट्राई अवर बेस्ट सो दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली लीकेज होती है, कुछ डायपर यूज करने की जरूरत पेशेंट्स को पड़ती है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम, किसी को थोड़ा कम टाइम। एक ये साइड इफेक्ट होता है। दूसरा साइड इफेक्ट जो इसका है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नपुंसकता, यानी कि इरेक्शंस ना होना। लेकिन हम किस चीज के साथ बार्गेन कर रहे हैं? हम कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ बार्गेन कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग कैंसर, वी आर टॉकिंग अबाउट कैंसर विच इन इटसेल्फ अगर हम वो करते हैं और फैल जाती है बीमारी तो हमारे लिए ऑलरेडी एक प्रॉब्लमैटिक इशू है। अब अगर हम इस बीमारी को नहीं निकालते, ठीक है, अगर हम इस बीमारी को नहीं निकालते इसका मतलब हमें प्रोस्टेट वहीं के वहीं रखना पड़ेगा। अब हम अगर इस प्रोस्टेट को अंदर छोड़ते हैं, हमने हार्मोन दिया आपको, हार्मोन सबसे पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम इसके लिए देते हैं, और साथ में हम मान लीजिए रेडियोथेरेपी देते हैं, लेकिन आपने हार्मोन को रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जिसका मतलब है कि बीमारी
एग्रेसिव है और कल को अगर ये रिफ्रैक्टरी हो गई इस ट्रीटमेंट के लिए तो मेरे को सीधे कीमोथेरेपी पे जंप करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होंगे और बीमारी क्योंकि इस समय तो ऑर्गन कन्फाइंड है, मैंने अगर वो मेरे से पूरी निकल आती है, मैं ऑपरेशन करके उसको पूरी निकाल देता हूँ, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर अगर अभी तो लोकल है, अगर वो बीमारी लोकली इन्वेजिव हो गई, आजू बाजू में भी जाना शुरू हो गई, ब्लैडर को इन्वॉल्व कर लिया, आगे पीछे इन्वॉल्व कर लिया, तो मेरे पास में कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं बचेंगे कि मैं करूं। फिर जब बीमारी बढ़ती है तो ब्लीडिंग का रिस्क और रिस्क होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क, तो वो सारी चीजें भी मेरे सामने आती हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चल रहा है कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मैं आपको क्या देता हूँ। ये है, अगर मैं बीमारी छोड़ता हूँ तो ऐसी एग्रेसिव डिजीज में बीमारी छोड़ना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हम ऑपरेशन होगा, साइड इफेक्ट्स जो भी है मैंने आपको बताया है वो हो सकते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस वी माइट हैव डिजीज बाद में कहीं बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव नेचर ऑफ द डिजीज जो कि पीएसए में अभी नहीं पकड़ में आ रही है। कहीं और कोई बीमारी ऐसी छोटी मोटी छुपी बैठी है जो वापस आए, उस चीज का मैं अभी कह नहीं सकता। बट इन 2 बार में हमने स्कैन किया है तो दोनों बार में हमारे को पकड़ने नहीं है ये सब। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी नजर में व्हाट इज द बेस्ट वन? सर मैंने तो आपको बताया, आपने बताया, मैंने तो आपको स्टडी समझाई, नहीं स्टडी समझा दी, बट मैं अगर ये करता हूं तो मैं अभी भी सर्जरी को आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट मानता हूं। मैं जिस जगह एक मधुमक्खी का छत्ता है, मैं सबसे पहले तो मैं उस छत्ते को डिस्ट्रॉय करूँ ना, ठीक है। मैं पहले ये सोचूं कि नहीं मक्खी फैल गई है, वो सोचने के लिए मैं सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते पे अटैक करके उसको निकालूं, इवन दो नोइंग की कहीं और फैले हुए होने का मेरे पास रिस्क है, मैं उसको दोबारा डील कर सकता हूँ। लेकिन पेशाब के रास्ते के अंदर में एक बीमारी जिससे मेरे को डर है कि बाद में जाके खून, तो देखिए बीमारी जब बढ़ती है खून आता है, पेशाब की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है, पेशाब की नालियां आ रही होती है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन करने लगती है, यूरिन में खून आना शुरू होता है, यूरिन का बहाव आना बंद हो जाता है। सो वो सब चीजें एग्रेसिव डिजीज के साथ में क्यों ना मैं उसको राइट इन द बर्ड करेक्ट आपके रास्ते से निकाल के बाहर कर दूं। इसमें आप जो ट्रीटमेंट करेंगे ये रोबोटिक सर्जरी। अभी जैसे आपने कहा कि लोकलाइज लग रहा है जी, इफ लोकलाइज है और कल को ये निकल आती है जी हिसाब से चला जी, और वो बीमारी आपको लगता है कि पीएसए करवा के देखेंगे, फिर बाद में आपको पीएसए कराएंगे, तो कितना पीएसए आप समझते हैं उस टाइम आना चाहिए जिससे कि पॉइंट्स में चला जाना चाहिए? तो अगर ये पॉइंट्स में चला गया तो मैं मान के चलूंगा कि मैंने बीमारी दूर कर, मतलब काफी हद तक एट दैट टाइम काफी हद तक वो हो गई। लेकिन अगर मेरे को लगा कि नहीं पीएसए फिर भी उस लेवल पे नहीं आ रहा है जो मैं चला रहा हूँ, यानी कि अगर ये अबव 0.5 अबव 1 चल रहा है, उस कंडीशन में फिर मैं हार्मोन कंटिन्यू करूंगा। ओके, उस आफ्टर हार्मोन या रेडियोथेरेपी का भी ऑप्शन हम तब देखते हैं जो बायोप्सी में अगर आता है कि कोई मार्जिन में कोई इन्वॉल्वमेंट आ रहा है या कुछ हो रहा है, तब हम रेडियोथेरेपी देते हैं। सो मेरे हिसाब से इसको एक अग्रेसिव ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हार्मोन हम दे चुके हैं, सो न्यू एडजुवेंट हार्मोन थेरेपी इसको कहते हैं। और इसके बाद में हम साथ साथ अगर हम एड ऑन सर्जरी करके बाई चांस जो भी कुछ है बाद में हमें हार्मोन लगेगा तो हार्मोन रेडियोथेरेपी, सो दैट इज द वे आई वांट। आई एग्री फॉर सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है उसमें, मैं आपके हाथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें कितना टाइम और क्या समझते हो, कितना सर्जरी में और इसमें? सर सर्जरी का टाइम पूछ रहे हैं, कितना टाइम लगता है ऑपरेशन में? ऑपरेशन में अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स लगते हैं सर, और रोबोटिक्स से ही करा जाता है इसको, और नॉर्मली रिकवरी हो जाती है, वैसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये वैसे आपने जो बताया कि ये लीकेज जो है सबको होती है, किसी को ऐसा होता है कि नहीं हो? सर कुछ एक पेशेंट्स बहुत लकी होते हैं जिनको बिल्कुल लीकेज नहीं होती, बट देयर आर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव सम अमाउंट ऑफ लीकेज फॉर सम टाइम व्हिच नॉर्मली इंप्रूव्स विद द एक्सरसाइजेस दैट लीकेज। क्योंकि क्या होता है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये है, ठीक है, ये ब्लैडर है, ये ग्लैंड है, ये नीचे जो आप ये देख रहे हो ब्राउन हिस्सा, ये मसल है। तो सर जब भी हम इस एरिया में काम करते हैं तो यहाँ जो है ना इस मसल की वीकनेस हो जाती है। सो वी ट्राई आवर बेस्ट सो दैट पेशेंट को लगता है कि ये जो है जैसे मैं योगा करता हूँ हेल्प मी, योगा हेल्प्स, कीगल्स एक्सरसाइजेस हम सिखाते हैं। ठीक है,
वो सब ठीक है। तो आप अपना प्लान बताइए डॉक्टर साहब। आई एग्री विद यू। ठीक है सर। Subscribe to our channel for more updates. अपने पेशेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको यूरिनरी स्टोमा, इलियोस्टमी या कोलोस्टमी है, ताकि उन्हें स्टोमा केयर में आसानी हो।